स्टूडेंट आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर क्या है जी 7 है। 7 में कह रहा है कि द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स ए बी सी इन द रेशो 1:x:5। When this information is illustrated on a pie chart, the angle of sector that represents the quantity of C produced is 120 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब वो सिंपल सी बात ये कह रहा है कि भाई एक फैक्ट्री है जो 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। ए यानी कि ए बी सी, ये ए है, रेशो बी, रेशो सी, यानी ए की रेशो 1 है, बी की x है और सी की 5 है। कह रहा है इसी इन्फॉर्मेशन को जब हम एक पाई चार्ट यानी इस तरह का जो पाई चार्ट होता है ना, उस पाई चार्ट पर इलस्ट्रेट किया जाता है तो जो एंगल ऑफ सेक्टर निकलता है किसका, सी का, उसका 120 डिग्री आता है। तो अब कह रहे हैं कि बताएं कि x की वैल्यू क्या है। सिंपल इसमें हमने क्या फाइंड करना है जी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसको सिंपल क्या करना है कि आपने इसको 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x प्लस 5। अच्छा, इसको ना एक और आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो जी, इसमें ना 7 आ गए। रेशो जो मेरे पास क्या है, ए रेशो बी रेशो सी है और रेशो उसने किस तरह दिए 1:5। देखो जी 1:5 रेशो नहीं, दरमियान में आई थिंक एक्स है, हाँ 1:x:5 है, 1:x:5, यानी ये हमारे पास है। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो क्या है जी, 1 + x + 5, तो 5 + 1 x + 6 आ गया जी, यानी ये हमारे पास आ गया जी सम ऑफ रेशो आ गया। आपने ऐसे ले लेना सम ऑफ रेशो। अब हमारे पास क्या है कि जी उसने एंगल सेक्टर किसका दे दिया, प्रोड्यूस 120 डिग्री। ये किसका जी, एंगल ऑफ सेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स सी। सी का उसने क्या दे दिया, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर सी उसने 120 डिग्री हमें दे दिया। अब क्या है कि हमें क्या करना है, अब सी की रेशो कितनी है, रेशो ऑफ सी वो कितनी है जी, ये देखो 5, रेशो ऑफ क्या है 5 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल आपने क्या करना है, रेशो ऑफ सी डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो दैट इज x + 6 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि जब भी एंगल ऑफ सेक्टर की बात होती है तो उसे 360 से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसलिए 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। और किसकी इक्वल है, 120 उसने दे दिया। कि भाई लाजिम बात है, अगर सेक्टर किसका सी का उसने निकाला है, अगर सी का सेक्टर निकाला होगा तो हम जब भी सेक्टर निकालते हैं तो जो रेशो होती है हम वो लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 5 है, देखिए सी की 5 है, डिवाइडेड बाय इन सारी रेशो का जो सम होता है वो उसकी नीचे डिवाइड करते हैं। तो ये देखो सम ऑफ रेशो मैंने निकाल लिया था, मल्टीप्लाई बाय 360 करते हैं तो वो एंगल ऑफ सेक्टर आ जाता है। इसलिए यानी कि एंगल ऑफ सेक्टर किसका निकालना है, सी डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो जो कि है वो x + 6 है, और 360 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो एंगल ऑफ सेक्टर आता है। इसलिए 360 से मल्टीप्लाई किया तो किसकी इक्वल है, 120 उसने हमें खुद बता दिए। तो अब हम सिंपलीफाई से आगे करेंगे, ये कुछ ऐसे हो जाएगा 5x + 6 = 120। ये 360 जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्टूडेंट ये आके इसके नीचे 360 इसके नीचे आके क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो गए, 12 1 = 12, 12 3 = 36। तो ये हमारे पास आ गया जी 5 ओवर x + 6 = 1/3। अब इन्हें ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी x + 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + 6 ही होगा। ये जो 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्या हो जाएगा, x = ये 15 को इधर है तो ये 6 उधर जाके से माइनस हो जाएगा, तो x = हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास उसने कहा था x की वैल्यू फाइंड करो, तो x की वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 वो हो गया जी कंप्लीट। आप इस तरह बेशक इसका कंप्लीट एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अभी हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें वो क्या कह रहा है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमारे पास क्या है कि जी एक ग्राफ की शक्ल में उसने हमें दे दिया। कह रहा है कि इन द लाइन ग्राफ्स शोज द नंबर ऑफ पीपल इन द टाउन इन ईच ईयर्स
फ्राम 2002 टू 2012, यानी 2002 टू 2012 उसने ना हमें बता दिया नंबर ऑफ़ पीपल। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल हैं लेकिन इन थाउजेंड्स हैं, ये यानी ये आप देख सकते हैं ये 2002 है ना, 2002 में देखें यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो ये जो पॉइंट है ये वाला बिल्कुल 2002 के ऊपर है, तो ये कितनी लाइन ऊपर है, 1 2 3, तो मतलब ये हुआ कि ये किस वाली लाइन के सामने है, ये 8 वाली लाइन के सामने है, तो इसका मतलब हुआ कि 2002 में 8000 पीपल हैं। इसी तरह अगर 2003 की बात करें तो ये देखो ये 5 वाली लाइन से एक लाइन ऊपर है तो 6000, ये 6000 होंगे 6 के सामने है, लेकिन वो कह रहा है कि जहाँ पे यानी 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 5000 को, 10 रिप्रेजेंट कर रहा है 10000 को, 15 रिप्रेजेंट कर रहा है 15000 को, ठीक है। और नीचे हमारे पास ये है क्या है, ईयर्स है, ठीक है। तो ये तो उसने एक ग्राफ दे दिया। अब हमने नीचे जो उसने हमसे पूछा क्या है, हम वो चलते हैं नीचे की तरफ। बिटवीन विच 2 years डिड द टाउन हैव द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल, कह रहे हैं वो 2 साल कौन से हैं जिनमें सबसे ज़्यादा लोगों की तादाद में इजाफा होगा। तो लाजमी बात है जो मैक्सिमम इंक्रीज़ है वो ये वाला पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक पे है, और उससे पिछला ये वाला पॉइंट है। तो ये कौन सा ईयर है, ये देखें 2011 और 2012, तो यानी इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2011 एंड और 2012। इसको पूरी एक प्रॉपर एक लाइन में हमने लिखना है, और किस तरह लिखना है ये मैं आपको जो है आगे वो मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको बता भी देता हूँ, पहले इसको कंसेप्ट को समझ ले। यूजिंग डेटा फ्रॉम द लाइन ग्राफ कंस्ट्रक्ट अ टेबल शोइंग द नंबर ऑफ पीपल इन द टाउन ओवर 11 years। अब कह रहा है कि ये जो आपको पूरा ग्राफ दिया हुआ है ना, इस ग्राफ की मदद से एक टेबल बनाए, जो टेबल बनाए जो ये 11 years में क्या है कि ये पूरा जो आपको दे दिया गया है रिकॉर्ड, इस पूरे रैकेट को आपने क्या करना है कि एक क्या बनाना है, ग्राफ बना देना है और टेबल बनाना है। तो स्टूडेंट ये देख सकते हैं कि जो पहले वाला है उसका भी मैंने आंसर लिख दिया है, यहाँ पर आपने सिंपल ऐसे लिखना है, The town had the greatest increase in the number of people from 2011 to 2012, कि 2011 से 2012 में इजाफा हुआ। ये देखें ये वाला आप देख सकते हैं कि ये 2011 है और में मैक्सिमम थे और 2011 में उससे भी ज़्यादा हो गए, तो 2011 और 2012 में इजाफा हुआ। फिर टेबल को आपने कैसे बनाना है, लाजिम बात है ये देख सकते हैं कि ये ईयर्स हैं। तो अब देखें मैंने इस तरह पहला वाला जो बॉक्स बनाया, आप चाहें तो एक इस तरह एक बीच में लाइन भी लगा लें। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें ईयर्स लिख दिए 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये वाली पूरा जो है इसमें यानी ईयर्स आ जाएंगे, और नंबर ऑफ पीपल इन थाउजेंड नीचे लिख दिए 8, 6, 9, 9.5, 12, 14, 15, 18, 16, 18, 19, 25। ये किस तरह लिखे हैं ये मैं आपको 1 by 1 करके एक्सप्लेन करता जाता हूँ। अब ये देख सकते हैं आप, अच्छा अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैंने बताया था कि ये 8 है, ईयर 2002 है, और क्या है 8 है, ये देख सकते हैं क्योंकि ये 5 है ना, 5 से ऊपर 3 लाइंस, 5 से के ऊपर 1 2 3 लाइन ऊपर डेफिनेटली 8 है, तो ये देख सकते हैं कि 2002 के नीचे मैंने क्या लिख दिया 8। उसके साथ 2003 की बात करें तो ये देखो 5 से ऊपर एक लाइन है 6 है, तो इसके नीचे मैंने लिख दिया 6। उससे आगे देखो तो इसमें देखो क्या है 9 है, क्यों कि 1 2 3 नहीं 1 2 3 4 लाइन है, तो ये देखो 4 लाइन है तो 5 + 4 9, ये देख सकते हैं कि ये 8 है, ये 9 वाली लाइन है तो 9। इस तरीके से अब देखें अगर मैं इसकी बात करूँ 2005, ये क्योंकि पॉइंट मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी तो आपको समझ आ गई होगी मैंने ये टेबल कैसे बनाया। 9.5 2005 की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये 2005 है, ये देख सकते हैं आप 2005 ये वाला 2005 में आप अब देखें ये वाली लाइन 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब ये देख सकते हैं कि ये वाली लाइन 9 है और ये वाली 10 है, ये 9 और 10 के बिल्कुल दरमियान में, बुक आपके सामने आप चेक करें तो ये 9 और 10 वाली लाइन के बिल्कुल मिडल में है, तो इसलिए 9.5 इस वजह से आया। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास 12 आ जाता है, ये देख सकते हैं हमारे पास ये देखें 12, क्योंकि ये 10 है, 11 12, ये देख सकते हैं ये 12 वाली लाइन है। तो इस तरीके से आपने ये वाला टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे लास्ट वाला 25 है तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 25 ये वाला पॉइंट है, ये देखिए 25 के बिल्कुल ये ईयर्स कौन सा 2012 है, और ये देखो 25 इसलिए हमने नंबर ऑफ पीपल जो है वो 25 है इन 1000, तो ये देखो मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो इस तरीके से टेबल आपने इस हिसाब से बनाना है, जस्ट आपने यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके इस तरीके से टेबल आपने बना देना है। फिर नीचे अगर हम बात करें स्टूडेंट को पार्ट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द टाउन फ्रॉम 2009 टू 2012। अब देखो 2009 से 2012 में जो नंबर इंक्रीज हुए हैं ना उनकी परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो लाजमी बात है पहले तो हम देखेंगे कि इन 12 और 9 के दरमियान कितना इंक्रीज हुआ है। तो अब देखें
हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपने इस तरह लिख देना, परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द टाउन फ्रॉम 2009 टू 2012। वो किस तरीके से आएगी? वो स्टूडेंट ऐसे आएगी कि 2012 चेंज इन नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, इंक्रीज, पहले तो आप ये निकालें ना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल के लोगों में कितना इजाफा हुआ। अब देखें 2012 में, पहले जो 2012 है उसमें कितने हैं? 2012 में ये देख सकते हैं 25 है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर 25 है। तो देखिए 25,000 बेशक लिख लें, इसमें क्या है जी 25,000 माइनस। अब दूसरा कौन सा किस ईयर की बात करता है जी? 9 की बात करता है। तो देख सकते हैं 9 में कितने 16 है, तो इसमें से ना 16,000 क्या कर लें, माइनस कर लें, तो हमारे पास पीछे कितना आ जाएगा जी 9,000। तो 9,000 तो नंबर जो है इंक्रीज हुआ कब? 2009 से 2012 में, यानी कि कितने लोगों का इजाफा हुआ? 9,000 लोगों का इजाफा हुआ। लेकिन अब हमने क्या निकालनी है? परसेंटेज निकालनी है। तो देखें रिक्वायर्ड परसेंटेज लिख लें, रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू चेंज इन नंबर दैट इज 9,000 डिवाइडेड बाय किसका है? कब पहले इनिशियल क्या रेट था? इनिशियल जो था जी हमारे पास 16,000। अब देखो 16,000 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो बुनियादी तौर पर थे वो 2009 में कितना इजाफा कितना हुआ, हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है कि 2009 से 2012 में इजाफा कितना हुआ। तो जो इनिशियल होगा वो 2009 वाला हमारे पास हमारा बेसिक फिगर होगी हमारे पास, जिसकी परसेंटेज जो परसेंटेज में यानी जिसके हिसाब से परसेंटेज निकलेगी वो 16,000 इसलिए लिख रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय जब भी परसेंटेज हो साथ 100% करते होते हैं। ये वाले 3 जीरो इन 3 जीरो से कैंसिल कर दो। 9 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट हो जाएगा जी 900 और नीचे आ जाएगा जी 16। अब सिंपल हमने इसे क्या करना है कि ये देखिए 900 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। अच्छा जी 16 5 सर 80 1 0 ऊपर से क्या होता है जी फिर 0 आ गया 100 हो गया। 16 6 सर 96 पीछे क्या बचेगा जी 4, ठीक है 4। तो अब हमारे पास ये आ गया जी इसको जोड़ दें, ये इक्वल का साइन आ गया 56 ये वाला नंबर, फिर ये जो रिमाइंडर वो बच गया और डिवाइज़र 16 और साथ क्या लगा दें परसेंटेज। अब इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, कैसे? 4 1 ज़र 4 4 4 ज़र 16, तो 56 1/4% जो है हमारे पास रिक्वायर्ड परसेंटेज आ गई। इसका जो पार्ट था जी 3 वो हो गया। अब हमारे पास स्टूडेंट आ गया ना पार्ट नंबर 4। अब हम पार्ट नंबर 4 को करते हैं। अब पार्ट नंबर 4 में क्या करें? सजेस्ट द रीज़न फॉर द स्टूडेंट इंक्रीज इन सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन 2012, कि भाई अचानक इतना ज़्यादा इजाफा क्यों हो गया? अब देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा इजाफा हो रहा है, लेकिन लास्ट में ना यूँ एकदम एक सडन एक इंक्रीज़ हुआ। तो सडन इंक्रीज लाजिम बात है, एक आपने एक रीज़न लिखनी है। तो रीज़न सिंपल आपने लिखनी है, या देर और मोर NEW न्यू immigrants इन दी टाउन, यानी जो नए लोग ज़्यादा आए हैं ना तभी तो लोगों का इजाफा हुआ ना, ऐसे तो नहीं हुआ कि कोई अचानक कोई तादाद डबल होगी। लाजिम बात है जो नए लोगों की तादाद किस लिए इजाफा हुआ? क्योंकि नए इमिग्रेशन यानी ज़्यादा लोग इस तरफ शिफ्ट हो गए इस टाउन में, तो इसलिए इसका ज़्यादा इजाफा हुआ। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास जो हो गया जी 8। आगे है जी हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमने करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम पहले समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द टेबल शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट टेकन ओवर 3 आवर्स। अब 3 घंटे में हर थोड़ी देर बाद यानी कि उसका टेम्परेचर क्या किया गया, एक पेशेंट का ऑब्जर्व किया गया। टाइम दिया हुआ है यानी 3 बजे हैं, 6 बजे हैं, 7 और 3 और ठीक है 6 हैं, 9 हैं, रात के 12 हैं, फिर यानी कि रात के 3 हैं, फिर 6 हैं और फिर 9 है। इसमें यानी कि टेम्परेचर 39 39 39.5 37.5 39 38 एंड 37 ये। अब वो कह रहे हैं यूज़ अ लाइन ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डेटा, कि भाई ये जो डेटा है ना इसको क्या कर दो, इसका ग्राफ बना दो। नंबर 1। नंबर 2 में कह रहे हैं फ्रॉम द लाइन ग्राफ विच हैव यू हैव ड्रॉन इन 1 कह रहे हैं इस वाले में ये जो इस डेटा की मदद से इस पार्ट 1 में जो आप ग्राफ बनाओगे, एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट एट 5 and
1 आर रिस्पेक्टिवली, कि भाई एक एस्टिमेटेड टेम्परेचर आप बताओ 5 बजे वाला और 1 बजे वाला। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उतना मुश्किल नहीं है। ये ग्राफ मैंने कुछ पहले से ही थोड़ा सा ड्रा किया है टाइम की बचत के लिए, ताकि कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाए, तो इसलिए इसको थोड़ा सा जूम को करते हैं। ये तो अभी देखें मैंने ये किया कि स्टूडेंट इस तरफ को मेरे पास सारा जो टाइम्स आर है और ये क्या है टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि 5 बॉक्सेस को छोड़ के मैंने देखो ना जी स्टार्ट किया इसका, ठीक है। वो देखे 1500 है, ये सारा वो जो 1500 1800 21 यानी कि 3 6 9 12 3 6 9 ये यानी कि जो टाइम इन आर है वो वाला मैंने इधर लिख दिया। और दरमियान कितने 5 बॉक्स छोड़े, फिर 5 बॉक्स छोड़ के नई रीडिंग दी, फिर 5 बॉक्स छोड़ के अगली रीडिंग दी, फिर नेक्स्ट जो गिवन रीडिंग है उन्हीं को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और दरमियान में क्या क्या हो रहा है 5 का गैप दे रहा हूँ। और इस तरफ मैंने 1 बिग बॉक्स को 1 का गैप दिया, यानी इसको मैंने 35 इस वाले पॉइंट को स्टार्ट वाले को कह दिया 35 36 37 38 39 40 एंड 41, और ये यानी 1 बिग बॉक्स जो है उसको मैंने 1 कहा है, ठीक है। और इधर 5 में जो का गैप दे के जो भी रीडिंग थी उसी को मैंने फॉलो किया, लेकिन गैप मैंने कितने का रखा 5 का रखा। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपने टेबल को देखें, आप अपने बुक सामने रखें, इसमें देखिए 39 है 39 है, ये वाले पॉइंट जितने भी हैं इनको मैंने 1 बाय 1 करके ड्रा करना है, इसलिए टेबल आप अपने बुक को ओपन रखें। ये को यानी 3 बजे का जो टाइम है 1500 उसमें मेरे पास क्या है वैल्यू देखो 39 है, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इस पर मैंने पॉइंट दिया हुआ है 39। फिर देखें अगला भी 39 है, ये देख सकते हैं बिल्कुल 39 आपस में सामने है, इनको आपस में जोड़ते भी जाते हैं साथ साथ, ताकि हमारा ग्राफ भी बनता जाए। उसके बाद अगर देखें 9 पे, तो 9 पे मेरे पास कितना है 39.5 है, ठीक है। तो 39.5 का मतलब है कि ये देख सकते हैं 39 है और ये 40 है, तो इसके दरमियान में 5 बॉक्सेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे ये देखें ये बिल्कुल 39 वाली लाइन है, 39 वाली लाइन से 1 2 3 4 5 बॉक्स ऊपर लेके मैंने एक पॉइंट ले लिया और इसको मैं इसके साथ ज्वाइन भी कर लेता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद देखें तो रात की अगर 12 बजे की बात करें तो उसमें मेरे पास क्या है कि 38 है। अब आप 39 नहीं, मेरे पास 37.5 है, 38 नहीं है, 39.5 के बाद 37.5 है। तो आप देख सकते हैं कि ये 37 है और ये 38 है, तो इसमें 1 2 3 4 5 बॉक्सेस लिए, तो ये 37.5 आ गया, और इसको ऐसे आपने ग्राफ में। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 बजे की, तो 3 बजे मेरे पास 39 है, फिर देखो बिल्कुल मैंने 39 पे पॉइंट लिया हुआ है, इसको मैंने ऐसे 39 के साथ ज्वाइन कर देंगे, ये देखें 39 है 39। फिर देखें मेरे पास उसके अगला पॉइंट 38 है, 38 ये देखें बिल्कुल 38 है, तो उसको 38 को मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 37 है, आप देख सकते हैं कि ये देखो 37 है, तो इन दोनों पॉइंट को भी मैं आपस में ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। ये तकरीबन है इसी तरह ही आ रहे हैं, ये देखिए 37 आ गया। तो इस तरीके से मेरा ये इस टाइप का ग्राफ बनना था, ग्राफ बन गया। नेक्स्ट जो बात करता है, यानी पार्ट 1 तो 8 का पार्ट 1 मैंने कर लिया, पार्ट 2 की बात है। पार्ट 2 में बस आपने इस तरह लाइन लिखनी है, टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट एट 17 मीन 5 आर अप्रॉक्सीमेटली 39 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे, अब हम चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि उसने हमें टाइम दे दिया 3 और 3 के बाद देखो 6 दे दिया, जबकि इधर वो कह रहा है कि नहीं कितना है जी, ये सॉरी 3 और देखो यानी 15 और 18 17 और पूछ हमसे 17 रहा है, 17 के मुराद ये कि 4, गलती से मैंने शायद 5 पीछे बोल दिया था, तो 5 नहीं है बल्कि 4 है, नहीं वैसे 5 ही है, ठीक कह रहा हूँ 5 ही है, क्योंकि 12 और 5 17 होते हैं 5। तो अब देखें लाजमी बात है, देखो इधर से 39 है तो डेफिनेटली चेंज तो हुआ ही नहीं है, 3 से 6 बजे तक 39 है तो 39 ही है टेम्परेचर, ठीक है। अब देखें इसके बाद अप्रॉक्सीमेटली इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है 39 से कम हुआ थोड़ा, फिर रेज होके जैसे ही ये टाइम हुआ तो 39 हो गया। अब कह रहे हैं नेक्स्ट जो टेम्परेचर कह रहा है कि 1 आर की बात करता है, ये देखें 1 आर रिस्पेक्टिवली 1 की बात करता है। तो अब हम देख सकते हैं कि मेरे पास ये दिन के रात के 12 हैं, 12 के बाद मेरे पास अगर देखो तो 3 है, तो 37.5 से 39 तक है, ठीक है। तो 1 इसी के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है, तो वो तकरीबन एक आप कह सकते हैं कि ये 0.5 से जो होगा ना, ये देखें ना 39 से 30 तकरीबन 38 अप्रॉक्सीमेटली आप इसे 38 कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको 38 लिखा क्योंकि
7.5 और 39, इसका तकरीबन आप वो मीन लेना तो उसके हिसाब से जिस हिसाब से टाइम बढ़ा तो तकरीबन 38 ही आता है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन से है, तो इसे 38 अप्रॉक्सीमेटली आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज इस के 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। पिछली पूरी एक्सरसाइज अपलोड है, उनमें कोई मसला है वो देख सकते हैं। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।